नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेशन को करते हैं, जहां पे हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं या उन प्रश्नों को देखते हैं जो प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलते हैं और अलग अलग बैच में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाए, समझ पाए और सफलता को सुनिश्चित कर पाए। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप थियरी नहीं पढ़ते हैं तब तक बहुत प्रकार की कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं। सो हिंदी माध्यम में मेरे द्वारा ही आपको एप्लीकेशन पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। मेरी खुद की हैंड राइटिंग का मैं नोट्स दे रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ थियरी पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है। टेस्ट जरूर दीजिए, सप्ताह में एक टेस्ट दीजिए, ज्यादा मत दीजिए, रोज टेस्ट मत दीजिए, सप्ताह में एक ही टेस्ट दीजिए। लेकिन जब आप टेस्ट दीजिए तो देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी धीरे धीरे बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। इन सभी कंटेंट को जैसे मैं बता रहा हूँ ठीक तरीके से एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का कोर्स आप वहां से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड। बिहार में आपको 4.0 5.0 के लिए बैच मिल जाएगा। बिहार में सेट के लिए बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे। उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट, झारखंड में टीजीटी, झारखंड पीजीटी, डी ट्रिपल एस भी, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एनबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। तो इत्मीनान से आप मेरे साथ 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन पे समय बिताइए, 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे समय बिताइए। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेशन की तरफ। और आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि कोई भी ऐसा समाज कभी सुखी और संपन्न नहीं हो सकता जिसके अधिकांश सदस्य निर्धन और दयनीय हो। ये स्टेटमेंट किसका है? चलिए पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीबॉडी। और रिपब्लिक तो आपका तभी मनेगा जब सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन तभी होगा जब बढ़िया से आप मेहनत करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की अगर जो हम लोग बात करें, हाँ सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है, सभी इतने सारे लोग क्लास में जुड़ गए हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो पहले प्रश्न की अगर जो हम लोग बात करें तो ये एक स्टेटमेंट है जो किसके द्वारा दिया गया था, आपको बताना है कि कोई भी ऐसा समाज कभी सुखी और संपन्न नहीं हो सकता जिसके अधिकांश सदस्य निर्धन एवं दयनीय स्थिति में हो। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बोलेंगे, एडम स्मिथ साहब की बात करेंगे, सभी लोग का उत्तर ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एडम स्मिथ साहब का। और एडम स्मिथ साहब ने सीधी एक लाइन की बात कही कि देखिए भैया, अगर जो
समाज में समाज में अगर जो लोग निर्धन है और दयनीय स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में वो समाज सुखी और संपन्न कैसे होगा? जब लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं रहेगा कि वो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए, रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाए, तो ऐसी स्थिति में वो सुखी और संपन्न कैसे होंगे? सो ऑप्शन नंबर बी, जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऐसा समाज कभी सुखी और संपन्न नहीं हो सकता जिसके अधिकांश सदस्य निर्धन और दयनीय स्थिति में हो। ये स्टेटमेंट अर्थशास्त्र के जनक कहे जाने वाले एडम स्मिथ ने दिया था। सो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निर्धनता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? निर्धनता के संदर्भ में बताइए, निर्धनता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अब आपको पता होना चाहिए कि निर्धन कौन होता है और धनी कौन होता है। तो भारत में निर्धनता का आकलन किसके आधार पे किया जाता है? तो भारत में निर्धनता का आकलन कैलोरी उपभोग के आधार पे किया जाता है। तो जैसे अगर जो हम आपसे ये कहें कि आप शहरी एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, अगर जो आप शहरी एरिया में रह रहे हैं और शहर में आप हैं और 2100 कैलोरी जो आप उपभोग कर रहे हैं उससे 2100 कैलोरी अगर जो आपको ऊर्जा मिल जा रही है तो आप निर्धन नहीं कहलाएंगे। और वहीं अगर जो आप ग्रामीण एरिया में रहते हैं, अगर जो आप ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं और आपको 2400 कैलोरी अगर जो आप उपभोग कर रहे हैं, तो 2400 कैलोरी अगर जो आपको ऊर्जा मिल जा रही है तो आप निर्धन नहीं होंगे। तो अब इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो देखिए, अगर जो हम लोग 2011 के आंकड़े की बात करें ना, तो 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत में लगभग 27 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे थे जो निर्धन थे। और भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? ये लगभग 140 करोड़ है। तो जाहिर सी बात है कि 27 करोड़ लोग भारत में 27 करोड़ लोग ऐसे हैं 2011 के आंकड़े के अनुसार कि जो लोग गरीब हैं। तो 140 करोड़ में अगर जो 27 करोड़ लोग गरीब हैं, तो ये बात हम बिल्कुल कह सकते हैं कि वास्तव में देश का हर पांचवा व्यक्ति निर्धन है। देयर इज नो डाउट, बिल्कुल ठीक है। और विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि हाँ भैया, विश्व की अगर जो बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा निर्धन निवास करते हैं, क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है वो भी बहुत ज्यादा है। सो ऑप्शन नंबर सी, जितने लोग भी बोल रहे हैं कि 1 और 2 ठीक होगा, सभी लोग का उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, 1 सेकेंड रुक जाइएगा। 1 सेकेंड रुक जाइएगा। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर करिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। क्या उत्तर आ रहा है? वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कथन बी दिया गया है। कथन और कारण दिया गया है। और अब आने वाले परीक्षाओं में कथन और कारण वाले प्रश्न का वेटेज बढ़ने वाला है। तो कथन और कारण से जब भी कोई प्रश्न आए तो थोड़ा आराम से उसको करिएगा। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? तो पढ़ते हैं कि निर्धनों के लिए आर्थिक अवसर अत्यंत सीमित रह जाते हैं। क्यों भैया, क्या ये बात सही है कि निर्धनों के लिए आर्थिक अवसर अत्यंत सीमित हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि निर्धन के पास पूंजी की कमी होगी, और जब पूंजी की कमी होगी तो जाहिर सी बात है कि अगर जो वो कृषि कर रहा है तो कृषि में यांत्रिकरण नहीं ला पाएगा। कृषि में यांत्रिकरण का मतलब क्या होता है कि जब मानव बल और पशु बल के बजाय आधुनिक उपकरणों से खेती होने लगे तो उसे ही कृषि में यांत्रिकरण बोलते हैं। तो अगर किसी निर्धन के पास पूंजी की कमी है तो जाहिर सी बात है कि वो निवेश कम कर पाएगा, और जब निवेश कम कर पाएगा तो लाभ कम कमा पाएगा, लाभ कम कमा पाएगा तो उसकी आय भी कम ही रहेगी। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि निर्धनों के लिए आर्थिक अवसर अत्यंत सीमित रहते हैं, देयर इज नो डाउट। निर्धन बुनियादी साक्षरता एवं कौशल से भी वंचित रह जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, जो लोग निर्धन है उनके शिक्षा का स्तर बेहतर नहीं है। ठीक है, क्योंकि भैया शिक्षा भी प्राप्त करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो जब उनके पास शिक्षा ही नहीं है तो साक्षर कैसे होंगे, और जब साक्षर नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी कौशल में कमी आ जाएगी। तो बात तो ये भी ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे कि सर कथन और कारण दोनों सही है, और
की सही व्याख्या कारण कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हरीश जी, भगवंती जी, प्रीति जी, सुनीता गुप्ता जी, रुचि वर्मा जी, नौशाद अली जी, तस्नीम खान जी, PMT, मंजुला शर्मा जी, ठीक है, नीरू राजपूत जी, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, थोड़ा सा एडजस्ट कर दे रहा हूँ। अगर जो आप भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़े हैं तो उसमें दादा भाई नौरोजी को आप जरूर पढ़े होंगे, तो बताइए क्या उत्तर आ रहा। ठीक, तो स्टेटमेंट नंबर 1 बता रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने निर्धनता रेखा की अवधारणा का विचार दिया था। क्या ये बात सही है? और अगर जो ये बात सही है तो दादा भाई नौरोजी ने जेल में कैदियों को दिए जा रहे भोजन का बाजार कीमतों पर मूल्यांकन कर जेल की जीवन निर्वहन लागत का आकलन किया। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि भारत में स्वतंत्रता से पूर्व सबसे पहले दादा भाई नौरोजी जी ने निर्धनता रेखा की अवधारणा को विकसित किया और उन्होंने उस समय में कितना प्रति व्यक्ति आय बताया था? 32 रुपए बताया था। दादा भाई नौरोजी ने जेल में कैदियों को दिए जा रहे भोजन का बाजार कीमतों पर मूल्यांकन कर जेल की निर्वहन लागत का आकलन किया। बिल्कुल ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने जेल की निर्वहन लागत को भी बताया था। तो जितने लोग भी सी कह रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है। अगला प्रश्न, ऐसा वर्ग जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन वर्गों के बीच झूलता रहता है तथा यदा कदा निर्धन जो अधिकांश समय धनी रहते हैं परंतु कभी कभी उनका भाग्य साथ नहीं देता है, उन्हें क्या कहा जाएगा? खूबसूरत सा प्रश्न है, अलग अलग परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न पूछा गया। थोड़ा आराम से करिएगा। ठीक, क्या उत्तर आ रहा है? अब देखिए, आपको तुरंत याद आना चाहिए इसका उदाहरण, इसका तुरंत उदाहरण याद आना चाहिए। जैसे छोटे किसान होते हैं, छोटे किसान, तो जो छोटे किसान होते हैं ना, वो छोटे किसान जो होते हैं, छोटे किसान जो होते हैं उन्हें वर्ष वर्ष पूरी पूरे पूरे वर्ष खेती करने का अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि उनके पास संसाधन सीमित होते हैं और मौसम भी उनके अनुकूल नहीं होता है। और साथ ही साथ जो मजदूर होता है, तो मजदूर आप देखते हैं ना कि आप किसी भी शहर में जाएंगे तो वहाँ पे एक लेबर चौराहा होता है और मजदूर वहाँ रोज जाता है, लेकिन कभी उसे काम मिलता है, कभी उसे काम नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से उत्पन्न बेरोजगारी को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्पकालिक निर्धन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? अल्पकालिक निर्धन बोलेंगे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे चिरकालिक निर्धन होगा, तो चिरकालिक निर्धन मतलब जो हमेशा निर्धन ही रहे वो ना चिरकालिक होता है। दीर्घ काल तक अगर जो कोई व्यक्ति निर्धन है तब उसे चिरकालिक निर्धन कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा वर्ग जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन वर्गों के बीच झूलता रहता है, यदा कदा निर्धन जो अधिकांश समय तक धनी रहते हैं। तो जब अधिकांश समय तक वो धनी रहेंगे तो उनको चिरकालिक निर्धन कैसे कहा जाएगा? सो ये होता है अल्पकालिक निर्धन। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे आप छोटे किसान का उदाहरण ले सकते हैं या मजदूर का उदाहरण ले सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गैर निर्धन वे होते हैं, चलिए बताइए गैर निर्धन कौन होता है? गैर निर्धन वो होते हैं, गैर निर्धन कौन होता है भाई बताइए? ठीक है, गैर निर्धन, अब गैर निर्धन का मतलब कि ऐसे लोग जो धनी होते हैं। तो धनी कौन होगा? धनी कौन होगा? गैर निर्धन वही होगा ना जो धनी होगा। तो धनी कौन होता है? जो कभी भी निर्धन नहीं होते हैं, जैसे मुकेश अंबानी हो गए, धीरू भाई अंबानी हो गए, अक्षय कुमार हो गए। तो ये लोग क्या हो गए? ये लोग गैर निर्धन है, अर्थात जो कभी कभी भी निर्धन नहीं थे। सो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि सामाजिक वैज्ञानिक निर्धनता को किन सूचकांकों के माध्यम से देखते हैं। खूबसूरत सा प्रश्न है, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में ये पूछा गया। थोड़ा आराम से और ठहर के इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि सामाजिक वैज्ञानिक निर्धनता को किन सूचकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर, तो ये तो आसान सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है कि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, डी वाले कितने हैं? सब है डी वाले, बहुत अच्छी। जितने भी डी वाले हैं, दिमाग कहाँ है? जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, दिमाग कहाँ है? आप बस पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग कहाँ है? देखिए, ये पूछ रहा है कि सामाजिक वैज्ञानिक निर्धनता को किन सूचकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। तो निर्धनता को जब व्यक्त किया जाएगा तो स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि थोड़ी देखी जाएगी, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी देखी जाएगी ना भाई। तो देखिए, निरक्षरता के स्तर को देखा जाता है, तीन बातों को देखा जाता है। निरक्षरता के स्तर को देखा जाता है, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी को देखा जाता है, और रोजगार में अवसर की कमी को देखा जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि सामाजिक वैज्ञानिक निर्धनता को तीन सूचकांक के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ठीक है, सामाजिक वैज्ञानिक निर्धनता को तीन सूचकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, जिसमें पहला होता है निरक्षरता का स्तर, दूसरा होता है स्वास्थ्य सेवाओं में कमी, और तीसरा होता है रोजगार के अवसर में कमी। चूंकि यहाँ पे वृद्धि दिया गया है इसलिए ये ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जितने लोग भी बी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। ये प्रश्न देखने में जितना खतरनाक है उतना ही आसान सा ही प्रश्न है। जब भी आप पेपर देने बैठिएगा तो जो प्रश्न ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं ना, अगर जो आपने थियरी ठीक से पढ़ी है, अगर जो आपने इकोनॉमिक्स की थियरी अच्छे से पढ़ी है, तो वो प्रश्न बहुत आसान होते हैं। जितने कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न दिखेंगे वो आसान होते हैं। अब अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो बताइए, भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है। क्या ये बात सही है? चलिए बताइए। ठीक, और बताइए आगे। कारण दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी जाती है। अब यहाँ पे एग्जामिनर आपके कंसंट्रेशन लेवल को चेक कर रहा है कि आप कितना कंसंट्रेट होकर के पेपर को पढ़ रहे हैं। तो अभी कुछ देर पहले मैं आपसे बता रहा था कि अगर जो आप शहरों में रह रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो लोग शहर में रहते हैं वो शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा काम नहीं कर शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं। तो उनके लिए ये कहा गया कि अगर जो वो लोग जो उपभोग कर रहे हैं उससे उससे 2100 कैलोरी अगर जो आप ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, 2100 कैलोरी आप ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, तो आप निर्धन नहीं कहलाएंगे। और अगर जो आप ग्रामीण एरिया में रह रहे हैं, तो ग्रामीण एरिया में जो लोग रहते हैं वो लोग शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण एरिया में कहा गया कि अगर जो ग्रामीण एरिया में रहने वाले लोग 2400 कैलोरी का उपभोग कर रहे उपभोग से 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, तो उन्हें गरीब नहीं कहा जाएगा। सो यहाँ पे देखिए उल्टा दिया है, यहाँ पे दिया है ग्रामीण एरिया में 2100, ग्रामीण एरिया में 2100 नहीं 2400 होना चाहिए, और नगरीय क्षेत्र में 2400 नहीं 2100 होना चाहिए। ठीक है ना। सो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ये गलत है किंतु आर सही है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सही कथन की पहचान कीजिए। देखिए, जो आज का सेशन है ना वो ये बताएगा कि आप इकोनॉमिक्स को कितनी गहराई से समझ रहे हैं और कितनी गहराई से आप प्रश्न पे ध्यान दे रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन का लेवल कैसा है ना। प्रश्न बहुत कठिन नहीं है, देखने में हो सकता है कि आपको कठिन लगे, लेकिन ये सारे प्रश्न बहुत आसान है। अगर जो आपने इकोनॉमिक्स की थियरी को ठीक से पढ़ा है तो ये प्रश्न बिल्कुल आसान है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है कि निम्नलिखित में सही कथन की पहचान करिए। इसमें से सही कथन की आपको पहचान करनी है, बताइए। तो थोड़ा धैर्य बनाइए,
और आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। अब देखिए, आपने कहीं ना कहीं ये तो पढ़ा ही होगा कि निर्धनता का आंकड़ा जो प्रोवाइड कर रहा है वो वर्तमान समय में नीति आयोग के द्वारा प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये बात तो आपकी यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगी कि निर्धनता विषयक अधिकारी आंकड़े श्रम मंत्रालय के द्वारा दिए जा रहे हैं। नहीं, श्रम मंत्रालय के नहीं, श्रम मंत्रालय के द्वारा ये नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। ये किसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं? ये नीति आयोग के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, तो ये बात तो आपकी गलत हो जाएगी। अब आप इसको फर्स्ट वाले पार्ट को पढ़ते हैं कि जब निर्धनों की संख्या का अनुमान निर्धनता रेखा से नीचे के जनानुपात द्वारा लगाया जाता है तो उसे हम उसे हम व्यक्ति गणना अनुपात का विधि कहते हैं। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा कि जब निर्धनों की संख्या का अनुमान निर्धनता रेखा से नीचे के जनानुपात द्वारा किया जाता है तो उसे हम व्यक्ति गणना अनुपात कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रारंभ कब हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है, थोड़ा आराम से करिएगा। और जब भी सरकार की कोई योजना आप पढ़िए तो दो बातें तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए। पहली बात आप ये ध्यान रखिए कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई, और दूसरी बात ध्यान रखिए कि इस योजना को चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या रहा। चलिए बताइए, उद्देश्य क्या था सरकार का? उद्देश्य क्या था? ठीक है, भारतवासियों का बैंक में खाता खोलना, बैंक में खाता खोलना, खाता खोलना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सबसे पहले तो ये बात आप समझिए कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? वो हुआ था 2014 में। और प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत इसलिए हुई ताकि भारत में लोगों को बैंकिंग आदतों से अवगत कराया जाए, अर्थात लोगों का बैंक में खाता खोला जाए। सो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। और ये भी बात सही है कि इसका एक आदर्श वाक्य भी पूछा जाता है आप लोग के पेपर में कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो शुरुआत हुआ था इस योजना का आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य था मेरा खाता भाग्य विधाता, मेरा खाता भाग्य विधाता। ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि असुरक्षित समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जो लोग मुझे लगातार फॉलो कर रहे हैं उनसे मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि आप इस प्रश्न को गलत करेंगे, क्योंकि मैंने एक बार नहीं कई बार इस प्रश्न को बहुत अच्छे से आपको बताया है। और ये प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार आपके सामने नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, असुरक्षित समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, असुरक्षित समूह को हम लोग क्या करते हैं? दो भागों में डिवाइड करते हैं। असुरक्षित समूह को हम लोग क्या करते हैं? दो भागों में। एक होता है सामाजिक समूह, एक होता है सामाजिक समूह, सामाजिक समूह समूह, और जो दूसरा होता है वो होता है आर्थिक समूह, आर्थिक समूह, आर्थिक समूह। तो सामाजिक समूह के अंतर्गत क्या आता है? सामाजिक समूह के अंतर्गत क्या आता है? अनुसूचित जाति के परिवार और अनुसूचित जनजाति के परिवार। ठीक है, अनुसूचित 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 जाति के परिवार और अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित जनजाति के परिवार। ठीक है, और आर्थिक समूह के अंतर्गत ग्रामीण श्रमिक आते हैं और मजदूर आते हैं। अर्थात इसमें कौन आएगा? इसमें मजदूर और श्रमिक आएंगे। श्रमिक लिख लीजिए, कापी पेन हो तो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, बार बार आंखों के सामने आता नहीं है ऐसे प्रश्न, लेकिन जब पेपर में आते हैं तो आपको लगता है कि ये प्रश्न क्या है, ये प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है। सो क्या उत्तर आ रहा है? चलिए, तो ये पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा असुरक्षित समूह के अंतर्गत आता है? तो अनुसूचित जाति जो सामाजिक समूह के अंतर्गत आता है, ये बात तो ठीक है। उसके बाद
ग्रामीण कृषि श्रमिक वो आर्थिक समूह के अंतर्गत आते हैं, ये श्रमिक हो गया। और शहरी नियमित मजदूर, तो ये भी आर्थिक समूह के अंतर्गत आते हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि 1 2 3 सही होगा, सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर। एक सेकेंड, थोड़ा एडजस्ट कर दूं। हाँ, बताइए क्या उत्तर आ रहा। कि निर्धनता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। निर्धनता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सुनीता शर्मा जी, पुष्पा देवी जी, मोनिका जी, नौशाद अली जी, हरीश जी, रश्मि प्रजापति जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, भगवंती जी, मोनिका जी, इंदु शर्मा जी, तस्नीम खान जी, रंजीत कुमार जी, सर्वेश जी, अक्षय गौरी जी, मोनिका जी, पीएमटी जी, राजन सिंह जी, ठीक है, अक्षय गौरी जी। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? डी बोल रहे, डी बोल रहे। तो चलिए देखते हैं कि भारत के प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। बात तो ये 100% ठीक है। अगर जो आप गोवा को देखेंगे ना, तो गोवा की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है। वहीं अगर जो आप बिहार की बात करेंगे ना, तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। तो गोवा गोवा की बात करें, गोवा जैसे राज्यों की बात करें, बिहार जैसे राज्यों की बात करें, तो जाहिर सी बात है कि निर्धनता अनुपात एक समान नहीं है। हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, तो हरियाणा और पंजाब के किसान काफी समृद्ध है। वहीं अगर जो उत्तर प्रदेश बिहार की बात करें, तो यहाँ पे उतनी किसानों में समृद्धि देखने को नहीं मिलती है। सो विदाउट अ क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग होती है, परंतु किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय औसत से कम नहीं होती है। नहीं भैया, हर राज्य में अलग अलग होता है, इसका राष्ट्रीय औसत से कोई लेना देना नहीं होता है। ये बात तो गलत हो जाएगी। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। वही मैं आप लोगों से बता रहा था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए और नीचे दिए गए कोट का चयन करिए। अच्छा सा प्रश्न है, बताइए। क्या उत्तर आ रहा है? अब यहाँ पे अगर जो आपने गवर्नमेंट की राजकोषीय नीति को पढ़ा है, तो आप बड़े आराम से इस प्रश्न को कर पाएंगे। नहीं पढ़े हैं तो थियरी जरूर पढ़िए। मैं बार बार बोलता हूँ कि बहुत लोग ऐसे हैं जो एट रैंडमली चीजों को पढ़ रहे हैं, या कुछ ऐसा पढ़ते हैं जिसका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं। अगर सिलेक्शन प्राप्त करना है तो संतुलित वे में आपको कंप्लीट कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, और मेरे द्वारा एप्लीकेशन पे एक रणनीति के तहत सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एक क्रम से पूरी इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है, जितने भी यूनिट होते हैं सारे यूनिट पढ़ाए जा रहे हैं, कहीं भी कुछ छूटेगा नहीं। ईमानदारी से वहां पे थियरी को पढ़ते रहिए। नोट्स दिए जा रहे हैं, नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, टेस्ट के माध्यम से अपना इवेल्युएशन करिए, गलतियों को पहचानिए, उसमें सुधार करिए। प्रीवियस ईयर दिए जा रहे हैं, करेंट दिए जा रहे हैं। आप 1.5-2 घंटे मुझे एप्लीकेशन पे 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन पे जरूर फॉलो करिए। इतना अगर जो आप फॉलो कर रहे हैं, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आपको कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। और लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है, और लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ केवल और केवल फीस 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा का कोर्स आप वहां से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है। तो देखिए, राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां और उन प्राप्तियों से किए जाने वाले व्यय के विवरण को दर्शाया जाता है। बिल्कुल ठीक है, राजस्व बजट के अंतर्गत सरकार के आय और व्यय की ही तो बात होती है ना। और राजस्व बजट जो होता है वो बजट का एक भाग होता है। तो आसान सी बात है। जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, 1 और 2 दोनों सही है, सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली 100% ठीक है। अगला प्रश्न है
कि राजस्व प्राप्तियां होती हैं। अब ये देखिए, ये प्रश्न देखने में बहुत आसान लगेगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रश्न को गलत करते हैं। थोड़ा आराम से करिए। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? अब देखिए, दो तीन बातें आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। दो तीन बातें यहाँ पे आपको समझ में आनी चाहिए। राजस्व प्राप्तियां क्या होती है? तो राजस्व प्राप्ति ऐसी प्राप्ति होती है जिसे प्राप्त करने का दावा सरकार पुनः नहीं कर सकती है। ठीक है, राजस्व प्राप्ति ऐसी प्राप्ति होती है जिसे प्राप्त करने का दावा सरकार पुनः नहीं कर पाएगी। क्योंकि अगर जो मान लीजिए, ठीक है, हाँ, तो क्या उत्तर आ रहा है? ए बोल रहे हैं ना? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, गैर प्रतिदेय सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि राजस्व प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां होती है जिसे प्राप्त करने का दावा सरकार पुनः नहीं कर पाती है, और इसे कर और गैर राजस्व में इसे कर और गैर कर राजस्व में व्यक्त किया जाता है। जैसे हम आपसे कहें कि गवर्नमेंट किस तरीके से आय प्राप्त करती है, तो आप कहेंगे कि सर गवर्नमेंट हमसे कर भी लेती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट के आय प्राप्त करने के और भी तो कई सारे तरीके होते हैं। जैसे जो सरकारी स्कूल है, तो सरकारी स्कूल में फीस लगता है, तो वो फीस किसके पास जाता है? सरकार के पास ही तो जाता है ना। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए नीचे दिए गए कूट में से सही कूट का चयन करिए। अच्छा सा प्रश्न है, आराम से करिए। ठीक, और देखिए, सफलता पाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, अनवरत मेहनत करना पड़ेगा, लगातार मेहनत करना पड़ेगा। हर सफलता की एक कहानी होती है ना? और आपको अगर जो ये लगता है कि 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा पढ़ लेंगे और सफल हो जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि ये कंपटीशन है, खुला कंपटीशन है, लाखों छात्र इसमें तैयारी कर रहे हैं और बहुत जीनियस जीनियस छात्र तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो 10-10 घंटा 12-12 घंटा पढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो ज्यादा पढ़ेगा वो ज्यादा बेहतर से चीजों को समझ पाएगा, और जो ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को समझेगा वो एग्जामिनेशन हॉल में ज्यादा अच्छा करेगा, और जो ज्यादा अच्छा करेगा उसका सिलेक्शन होगा, है ना? तो मेहनत बहुत जरूरी है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है। और कंटिन्यूटी, मेहनत और कंटिन्यूटी, दो तीन बातें ध्यान में रखिएगा। जीवन में बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रकार की बातें करते हैं कि सर हम मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, पढ़ने में हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो पेरेंट्स, माता पिता से बड़ा मोटिवेशन आपकी जिंदगी में कोई नहीं हो सकता है ना? माता पिता से बड़ा मोटिवेशन आपकी जिंदगी में कोई भी नहीं हो सकता है। क्योंकि आप अपने माता पिता को देखिए ना, वो लोग कितना प्रयास करते हैं घर चलाने के लिए, वो लोग कितना मेहनत करते हैं। उनके उनके मुकाबले में तो आप कुछ नहीं मेहनत करते हैं। पढ़ाई तो बहुत ही आसान काम है, बहुत आसान काम है। तो आपके पास समय है, गॉड ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं, तो उसका फायदा उठाइए, मेहनत करिए, अपने पेरेंट्स को देखिए, उनसे प्रेरित होइए। उसके बाद कंटिन्यू रहिए और बराबर पढ़ते पढ़ते रहिए। आप मशीन नहीं है, बीच में गैप हो सकता है, लेकिन फिर भी प्रयास करें कि 365 दिन में 350 दिन तो कम से कम पढ़ा जाए। चलिए बताइए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए नीचे दिए गए कूट में से सही कूट का चुनाव करिए। तो देखिए, राजस्व प्राप्तियां गैर प्रतिदेय होती हैं। अभी मैंने बताया कि इसे सरकार पुनः प्राप्त करने के लिए दावा नहीं कर सकती है, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। और राजस्व प्राप्ति को कर और गैर राजस्व में विभक्त किया जाता है, ये तो पिछले क्वेश्चन का ही रिपीट आ गया। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि सेवाओं को शुल्क के दायरे में कब लाया जाता है? सेवाओं को शुल्क के दायरे में कब लाया जाता है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? सेवाओं को शुल्क के दायरे में कब लाया जाता है?
कब लाया जाता है भाई? सो ऑप्शन नंबर सेवा शुल्क सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में लगाया गया था? सभी लोग कमेंट करके बताइए। सेवा शुल्क सर्वप्रथम भारत में किस राज्य में लगाया गया था? कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि सेवा शुल्क सर्वप्रथम जो आता है वो कब आता है? 1994 1995, और इसके अंतर्गत दूरभाष सेवाओं पे कर लगाया गया। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुनर्वितरण के उद्देश्य की प्राप्ति किस प्रकार के करारोपण के माध्यम से की जाती है? अब ये देखिए, अच्छा सा प्रश्न है। यहाँ पे आपको चारों बातें याद होनी चाहिए कि करारोपण को हम कितने भागों में बांटते हैं। करारोपण को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। एक होता है प्रतिगामी कर, दूसरा होता है प्रगतिशील कर, तीसरा होता है अधोगामी, और चौथा होता है अनुपातिक। ठीक है, अनुपातिक कर। ठीक है, तो देखिए, प्रतिगामी कर का मतलब ये होता है कि जितनी तेजी से आपकी आय बढ़ रही है ना, उतनी तेजी से आपकी कर की दर नहीं बढ़ेगी। प्रतिगामी का मतलब क्या होता है कि जितनी तेजी से आपकी आय बढ़ रही है उतनी तेजी से आपकी कर की दर नहीं बढ़ेगी। पहला ये हो गया। दूसरा होता है प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर में क्या होता है कि जिस अनुपात में आपकी आय बढ़ती है उसी अनुपात में आपके कर के दर में भी वृद्धि होती है। कर के दर में भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो अगर जो इस प्रश्न की बात करें तो पुनर्वितरण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, पुनर्वितरण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जिसके पास जितना पैसा है उसी आधार पे वो कर का वहन करेगा, उसी आधार पे वो टैक्स देगा। तो पुनर्वितरण के उद्देश्य की प्राप्ति किस प्रकार के करारोपण के माध्यम से की जाती है? तो वो होगा आपका प्रगतिशील करारोपण। और अधोगामी करारोपण का मतलब क्या होता है कि अधोगामी करारोपण का मतलब ये होता है कि प्रारंभिक दौर में जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है उसी अनुपात में कर की दर भी बढ़ती है, लेकिन एक बिंदु पे जाने के बाद आपकी आय में जितनी तेजी से वृद्धि होती है उतनी तेजी से कर के दर में वृद्धि नहीं होती है, तो उसे अधोगामी कर प्रणाली कहते हैं। और भारत में इसी प्रकार की कर प्रणाली प्रचलित है। और चौथा होता है अनुपातिक कर प्रणाली, जिसके अंतर्गत समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से कर लगाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी, जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या गैर कर राजस्व में शामिल है? गैर कर राजस्व में मतलब सरकार के ऐसे आय के स्रोत जो कर के रूप में प्राप्त नहीं होते। ठीक है, सरकार के 2 प्रकार से आय प्राप्त करती है, एक तो कर के माध्यम से प्राप्त करती है और दूसरा होता है गैर कर राजस्व। मतलब दूसरा जो होता है वो विदाउट कर के द्वारा जो पैसा वसूल किया जाता है उसे ही गैर कर राजस्व बोलते हैं। चलिए बताइए। सो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ठीक है, और कोई डी बोल रहे हैं? बहुत सारे लोग डी बोल रहे हैं। डी के अलावा कोई नहीं है? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, केंद्र सरकार द्वारा जारी ऋण से जो ब्याज, तो ये कर के रूप में ब्याज जो प्राप्त होता है सरकार को वो कर थोड़ी होता है, तो ये तो बात ठीक हो जाएगी। विनिवेश से प्राप्त लाभांश और लाभ, अगर जो सरकार ने पुल बनवाया है तो भैया उससे जो लाभ मिलेगा वो सरकार के पास जाएगा। सरकार द्वारा प्रदत्त की गई सेवाओं से प्राप्त शुल्क, जैसे आप स्कूल सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो फीस देते हैं, तो ये भी सरकार के पास चला जाता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि उपरोक्त सभी लोग का उत्तर सही है। अगला, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कूट का चयन करिए। निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए और विचार करके सही कूट का चयन करिए। चलिए, हाँ, निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए और विचार करके सही कूट का चुनाव करिए। अब देखिए, बजट के अंतर्गत कुल राजस्व व्यय को योजनागत और गैर योजनागत व्यय में विभक्त किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। अगर जब सरकार बजट प्रस्तुत करती है, तो सरकार क्या करती है कि बजट में ये बताती है ना कि हम शिक्षा पे कितना खर्च करने जा रहे हैं, हम स्वास्थ्य पे कितना खर्च करने जा रहे हैं,
ठीक है, हम शिक्षा पे कितना खर्च करने जा रहे हैं, हम स्वास्थ्य पे कितना खर्च करने जा रहे हैं, हम परिवहन पे कितना खर्च करने जा रहे हैं। ठीक है, जब सरकार बजट का निर्माण करती है तो बताती है ना कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली पे इतना पैसा खर्च करने जा रहे हैं। और जो दूसरा होता है वो सरकार के गैर योजनागत व्यय होते हैं, अर्थात सरकार उसे अपने बजट में नहीं बताती है। जैसे कि सरकार जो ऋण ली है उस पे जो ब्याज दिया जाएगा तो वो बजट के अंतर्गत सरकार मेंशन नहीं करती है। हमारी जो सेना है उसके ऊपर जो खर्च होगा उसका बजट में कोई जिक्र नहीं होता है। जो सरकार सब्सिडी देती है उसका बजट में कोई जिक्र नहीं होता है। जो पेंशन और वेतन दिए जाते हैं उसका भी बजट में कोई भी जिक्र नहीं होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। केवल और केवल ए सही होगा, क्योंकि ये योजनागत व्यय नहीं है, ये सरकार के गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आते हैं, गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का चयन करिए। चलिए भाई, ये जो सेशन है ना, ये पूरी जिंदगी में आपने जितनी भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना, ये पूरी इकोनॉमिक्स को रिवाइज करा देगा। बशर्ते थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के क्लास को देखिए, मेहनत से क्लास को देखिए। ठीक, और ये सारे प्रश्न आप लोग के पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है अब देखिए, उसी कॉन्सेप्ट से ये भी प्रश्न बन जाता है। और अगर जो आपने इकोनॉमिक्स की थियरी की क्लास ठीक से पढ़ी है तो उसमें आप ये पढ़े हैं कि सरकार के योजनागत व्यय क्या होते हैं। तो योजनागत व्यय ऐसे व्यय होते हैं जिसका विवरण बजट में उपलब्ध होता है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली पे सरकार कितना खर्च करने जा रही है, ये बजट में सरकार बताती है। और सरकार के जो दूसरे प्रकार के व्यय होते हैं वो गैर योजनागत व्यय होते हैं, जिसका जिक्र बजट में नहीं होता है। जैसे सरकार अगर जो ब्याज अदा कर रही है, जो ऋण ली है उस पर जो ब्याज अदा कर रही है, वो क्या होगा, सरकार के गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जो सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जो पेंशन सरकार देती है, जो वेतन देती है, ये सरकार के गैर योजनागत व्यय होते हैं। तो चलिए, इस प्रश्न की अगर जो हम लोग बात करें तो गैर योजनागत व्यय में सरकार द्वारा प्रदत्त सामान्य आर्थिक और सामाजिक सेवाओं पर व्यापक व्यय शामिल होते हैं। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? थोड़ा आराम से करिएगा। कि गैर योजनागत व्यय में सरकार द्वारा प्रदत्त सामान्य आर्थिक और सामाजिक सेवाओं पर व्यापक व्यय शामिल होते हैं। गैर योजनागत व्यय में नहीं, ये तो योजनागत व्यय में शामिल होते हैं ना भाई, ये तो योजनागत व्यय में शामिल होते हैं ना। आर्थिक सामाजिक समाज पे जो पैसा खर्च होने वाला है, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ये तो सरकार के योजनागत व्यय के अंतर्गत आते हैं। तो ये बात तो गलत हो जाएगी, ये गैर योजनागत व्यय बोल रहा है। और प्रतिरक्षा अर्थात ये सेना की बात कर रहा है। ठीक है, प्रतिरक्षा पर व्यय गैर योजनागत व्यय का दूसरा सबसे बड़ा घटक है। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि केवल और केवल बी सही है, सभी लोग का उत्तर सही है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक विनिमय के अंतर्गत ऐसी वस्तु जो लेन देन को सरल बनाती है और दोनों पक्षों को स्वीकार हो, यह कहलाती है। खूबसूरत सा प्रश्न है, आराम से बताइए। आर्थिक विनिमय के अंतर्गत ऐसी वस्तु जो लेन देन को सरल बनाती है और दोनों पक्षों को स्वीकार हो, वह वस्तु कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, बताइए। सर्वेश कुमार जी, भगवंती जी, चंद्रजीत यादव जी, रंजीत कुमार जी, सुनीता गुप्ता जी, नीरू राजपूत जी, रश्मि प्रजापति जी, रुचि वर्मा जी, नौशाद अली जी, सर्वेश कुमार जी, मोनिका जी, पिंकी जी, सुनीता शर्मा जी, राजीव पाल जी, सर्वेश कुमार जी। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से आप लोगों की क्लास होती है। ठीक है, 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ। क्या उत्तर आ रहा है? एक सेकेंड।
आर्थिक विनिमय के अंतर्गत ऐसी वस्तु जो लेन देन को सरल बनाती है। हम्म हम्म ये क्या होगा भाई? आर्थिक विनिमय के अंतर्गत ऐसी वस्तु जो लेन देन को सरल बनाती है और दोनों पक्षों को स्वीकार हो, वो क्या कहलाती है? तो उसे हम लोग मुद्रा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर जो कोई वस्तु आप खरीदने जा रहे हैं, आप सेब खरीदने जा रहे हैं, आप केला खरीदने जा रहे हैं, आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? आप मुद्रा देते हैं, आप नोट व सिक्का देते हैं और उसके एवज में आप क्या करते हैं? वस्तु को प्राप्त करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा, एक सेकेंड रुक जाइएगा। अब ये देखिए, अगर जो आपने मुद्रा एवं बैंकिंग को पढ़ा है और अगर जो आपने फीसर को नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि मुद्रा एवं बैंकिंग में आपको कुछ नहीं आता है। अगर जो आपने फीसर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत को ठीक से नहीं पढ़ा है तो आपको मुद्रा एवं बैंकिंग नहीं आएगा। और अगर जो आपने फीसर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत पढ़ लिया है, मेहनत से पढ़ लिया है, तो मुद्रा का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं कि वस्तु की कीमत स्तर में सामान्य वृद्धि हो जाने से मुद्रा की इकाई से कम वस्तुओं को खरीदा जा सकता है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप मुद्रा परिमाण सिद्धांत पढ़िए? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अंतर्गत फीसर साहब ने mv=pt में बताया था कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि होगी और मुद्रा की वैल्यू गिरती है। ठीक है, ये बात तो उन्होंने कही। अब अगर जो आप इसे व्यवहारिक रूप में पढ़ेंगे तो वस्तुओं के कीमत स्तर में सामान्य वृद्धि हो जाने पे मुद्रा की एक इकाई से कम वस्तुओं को खरीदते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे 2023 की अगर जो बात करें तो 2023 में अगर जो 140 रुपए आपके पास था तो 140 रुपए में आप 2 किलो दाल खरीद सकते थे, क्योंकि 70 रुपए पर केजी के हिसाब से दाल मिलता था। ठीक है, लेकिन 2026 में क्या हो गया? दाल की कीमतों में वृद्धि हो गई और अब दाल आपको 140 रुपए में पर केजी के रूप में मिल रहा है। तो अब अगर जो 2026 में 140 रुपए है तो केवल और केवल आप 1 किलो ही दाल खरीद पाएंगे, क्योंकि दाल की कीमत अब 2026 में कितनी हो गई है? 140 रुपए हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ी नहीं थी, अर्थात 2023 में जब दाल की कीमत बढ़ी नहीं थी तो 140 रुपए में आप 2 किलो दाल खरीद ले रहे थे, लेकिन 2026 में जब दाल की कीमत में वृद्धि हो गई और अब उसी 140 रुपए में केवल और केवल आप 1 किलो दाल खरीद पा रहे हैं। इसका सीधी सीधी क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सीधी यही मतलब हुआ कि वस्तु के कीमत स्तर में सामान्य वृद्धि हो जाने से मुद्रा की एक इकाई से कम वस्तुओं को खरीदा जा सकेगा और मुद्रा की क्रय शक्ति में क्या हो जाएगा? ह्रास हो जाएगा। कैसे मुद्रा की क्रय शक्ति में ह्रास हो रहा है कीमत बढ़ने पे? इस तरीके से हो रहा है कि 2023 में आप 140 रुपए में दो किलो दाल खरीद रहे थे, लेकिन दाल की कीमत बढ़ गई तो अब 140 रुपए में आप 1 ही केजी दाल खरीद रहे हैं, अर्थात 140 रुपए पहले भी था अभी भी है, लेकिन जाहिर सी बात है कि मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आ गई। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि सर ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन करिए। सॉरी, निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? चलिए पढ़ते हैं कि भविष्य के लिए धन का संचय मुद्रा के रूप में किया जाता है। तो बात तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर जो आपने इकोनॉमिक्स में थियरी पढ़ी है और आपने मुद्रा के कार्यों को पढ़ा है तो मुद्रा के एक कार्य होता है ना कि ये मूल्य का संचय करता है। जैसे मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए अगर जो 2026 में
बचत किया है, संचय किया है, तो 2027 में चल करके 1 लाख रुपए का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुद्रा एक नाशवान वस्तु है। नहीं भैया, मुद्रा एक नाशवान वस्तु नहीं है। मुद्रा को नाश नहीं किया जा सकता है। आरबीआई कहता है ना कि अगर जो आपके पास पुराने फटे फटे नोट हैं या ऐसे नोट हैं जो मार्केट में नहीं चल रहा है, वो आप बैंक को जाइए, दीजिए और बैंक से आप नए नोट लेकर के चले आइए। तो मुद्रा को नाश नहीं किया जा सकता है, मुद्रा को खत्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है। मुद्रा किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय ग्रहण करने के योग्य है। बिल्कुल ठीक है। अगर जो आप किसी भी वस्तु को खरीद रहे हैं मार्केट से, तो भारत का संविधान ये आपको आजादी देता है कि उस मुद्रा की जो वस्तु है, उस वस्तु की वैल्यू के बराबर आप मुद्रा की मात्रा दे करके उस वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि 1 और 3 सही होगा, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुद्रा की एक इकाई अवधि में कितनी बार हस्तांतरण किया जाए उसे कहते हैं। खूबसूरत सा प्रश्न है, अलग अलग परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। थोड़ा आराम से और धैर्य से इस प्रश्न का उत्तर करिए। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपसे बताऊं कि आप 100 रुपए लेकर के मार्केट जाते हैं, 100 रुपए लेकर के आप मार्केट जाते हैं और 100 रुपए का आप मान लीजिए कि प्याज खरीद लेते हैं, 100 रुपए का आप प्याज खरीद लेते हैं। तो 100 रुपए आपके हाथ में था, मान लीजिए कि 6 PM पे 6 बजे आप मार्केट में 100 रुपए लेकर के जाते हैं और 100 रुपए से आप प्याज खरीद लेते हैं। तो अब आप जब प्याज खरीदते हैं तो प्याज अपने पास रख लेते हैं और 100 रुपए आप विक्रेता के पास दे देते हैं। अब वो विक्रेता 100 रुपए किसी और को दे देगा। मान लीजिए कि कोई दूसरा उसका ग्राहक आया, 500 दिया, तो वो 100 रुपए की नोट वापस कर देगा। फिर वो व्यक्ति कहीं दूसरी जगह चला जाएगा। तो मुद्रा की एक इकाई का एक अवधि में कितनी बार हस्तांतरण किया जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मुद्रा का संचलन वेग। सो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बंधपत्र बॉन्ड की कीमत और ब्याज की दर में कैसा संबंध होता है। बंधपत्र अर्थात बॉन्ड की कीमत और ब्याज दर के मध्य कैसा संबंध होता है, बताइए। ये तो इजी सी बात है। अगर जो आपने किन्स को पढ़ा है तो बड़े आराम से इस बात को जानते होंगे। उन्होंने भी ये बात कही थी और ये बात सही भी है, सटीक भी है कि बॉन्ड और कीमत में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। ठीक है। तो देखिए, बॉन्ड की कीमत जब बढ़ती है, ठीक है ना, बॉन्ड की कीमत में जब वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ब्याज दर में कमी आती है। ब्याज दर में क्या आती है, कमी आती है। ब्याज दर में कमी आती है। पहली बात ये ठीक हो जाएगी। और दूसरी बात ये भी सही होती है कि अगर जो बॉन्ड की कीमत में कमी आ रही है, बॉन्ड की कीमत में अगर जो कमी आ रही है, तो ब्याज दर में क्या होगा, वृद्धि देखने को मिलेगा। ब्याज दर में क्या देखने को मिलेगा, वृद्धि देखने को मिलेगा। तो बॉन्ड और ब्याज दर में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है, प्रतिलोम संबंध होता है। ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि ब्याज की दर में गिरावट होने पर क्या होगा। अगर जो अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर में कमी आती है तो इससे क्या देखने को मिलेगा, बताइए। ब्याज की दर में गिरावट होने पर क्या देखने को मिलेगा। इजी सी बात है। अब फिर यहाँ पे अगर जो कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको याद आ जाना चाहिए किसका सिद्धांत, तरलता जाल सिद्धांत। किसका, किन्स का। और हालांकि ये तो पूरी इकोनॉमिक्स में आप चीजों को पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी किन्स आपको भी अगर जो आप याद कर रहे हैं तो भी आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। किन्स ने क्या बोला था, किन्स ने बोला था ना, दो बातें उन्होंने बोली थी। उन्होंने कहा था कि देखिए, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, अब बहुत लोग को ये भी नहीं पता होता है कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ने का मतलब क्या होता है। तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ने का मतलब ये हो गया, आसान भाषा में बताओ, कि जिसे 50,000 करोड़ भारतीय अर्थव्यवस्था में डाला गया, तो 50,000 करोड़ किसी एक व्यक्ति के पास थोड़ी रहेगा। ये धीरे 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 पूरी अर्थव्यवस्था में प्रसारित हो जाएगा।
तो पूरी अर्थव्यवस्था में प्रसारित हो जाएगा तो सबके पास पैसा जाएगा ना। तो जब सबके पास पैसा जाएगा तो सबकी आय में वृद्धि हो जाएगी, सबकी आय में वृद्धि हो जाएगी। और जब लोगों की आय में वृद्धि होगी, जब आपके पास पैसा रहेगा तो आप ऋण की मांग क्यों करेंगे? तो जब ऋण की मांग आप कम कर देंगे, तो जब आपके पास आय ज्यादा है तो आप ऋण की मांग को कम करेंगे, और जब ऋण की ऋण की मांग को आप कम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ब्याज दर में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, ब्याज दर में कमी आ जाएगी। पहली बात ये ठीक हो जाएगी। दूसरी बात ये भी सही हो जाएगी कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति घटेगी, तो जैसे आजादी के पहले जो साहूकार थे, जो महाजन थे, वो क्यों शोषण करते थे ज्यादा? क्योंकि उस समय मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में कम थी, किसानों की मजबूरी थी। तो मुद्रा की पूर्ति कम होगी तो लोगों के पास आय कम होगा, और जब लोगों के पास आय कम होगा, उनको शादी करना होगा, विवाह करना होगा, उनको कोई फंक्शन करना होगा, तो वो ऋण लेने जाएंगे। कृषि करना होगा तो वो ऋण लेने जाएंगे, तो ऋण लेने जाएंगे तो उनसे ब्याज दर ज्यादा लिया जाएगा। तो अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति ज्यादा होगी तो ब्याज दर कम होगा, मुद्रा की पूर्ति ज्यादा होगी तो ब्याज दर कम होगा, और मुद्रा की पूर्ति कम होगी तो ब्याज दर ज्यादा होगा। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। तो ब्याज दर में गिरावट कब होगी? जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऐसी जमाएं जो खाताधारी की मांग पर बैंक द्वारा भुगतान योग्य होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए। खाताधारी मतलब जो अकाउंट होल्डर होता है उसी की बात किया जा रहा है, ठीक है। ऐसी जमाएं जो खाताधारी की मांग पर बैंकों द्वारा भुगतान योग्य होती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं मांग जमा, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मांग जमा। सो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि ऐसी जमाएं जो खाताधारी की मांग पर बैंक द्वारा भुगतान किए जाने योग्य होता है उसे मांग जमा बोलते हैं। और किस प्रकार से भुगतान होता है इसका? चेक के माध्यम से भुगतान होता है। किसके माध्यम से भुगतान होता है? चेक के माध्यम से भुगतान होता है। सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करके नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन कीजिए। खूबसूरत सा प्रश्न है, बताइए। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? रश्मि प्रजापति जी, राजन सिंह जी, चंद्रजीत यादव जी, पिंकी जी, सुनीता शर्मा जी, नौशाद अली जी, पुष्पा देवी जी, नैना यादव जी, अर्चना श्रीवास्तव जी, नीरू राजपूत जी, भगवंती जी, रुचि वर्मा जी, सर्वेश जी, हरीश जी, तस्नीम खान जी, इतने सारे लोग जुड़े हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। ईच एंड एवरी डे रोज आप लोगों की क्लास शाम को 7:10 से होती है, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, और कोई सी के अलावा? तो देखिए, भारत में करेंसी नोटों का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। देयर इज नो डाउट। नोट और सिक्के छापने का अधिकार किसके पास है? केंद्रीय बैंक के पास है, ठीक है। कि करेंसी नोट व सिक्के को वैधानिक पत्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर जो आपके पास नोट व सिक्के हैं और उसकी वैल्यू के बराबर आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं, और कोई भी दुकानदार मना कर रहा है कि नहीं, हम ये 5 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का सिक्का या 50 रुपए की नोट या 100 रुपए की नोट नहीं लेंगे, तो आप उसके विरुद्ध कार्यवाही करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के द्वारा हमें स्वीकृति मिली है, इसीलिए नोट पे लिखा जाता है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। मतलब अगर जो 100 रुपए आपके पास है तो 100 रुपए के बराबर की वैल्यू की वस्तु को आप कभी भी भारत के अंदर कहीं भी खरीद सकते हैं, कोई भी मना नहीं कर सकता है आपको। सो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। 1 और 2 दोनों ठीक है। अगला प्रश्न है, संकुचित मुद्रा कहलाती है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे 4-5 बातें मैं बता रहा हूँ, यहाँ से एक प्रश्न आप लोग के पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि M0 को क्या बोलते हैं, आपके पेपर में पूरा पूछा जाता है। तो M0 को आरक्षित मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। फिर आप लोग के पेपर में पूछा जाता है कि M0 का संबंध किस कमेटी की अनुशंसा के आधार पर आई थी।
तो M0 की अवधारणा रेड्डी समिति की अनुशंसा के आधार पर आई थी। रेड्डी समिति अर्थात M0 का संबंध किससे है? रेड्डी समिति से। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि M1, M2, M3, M4 इसकी अवधारणा किस कमेटी के आधार पे आती है? तो आती है चक्रवर्ती समिति, चक्रवर्ती कमेटी। ठीक है, अब बहुत लोग को नहीं समझ में आता है कि सर जी ये M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, M4 क्या है। ठीक है, तो अगर जो मैं आपको एक लाइन में समझने के लिए बताऊं, तो एक लाइन में आपको मैं बताऊं तो ये कहूंगा कि M1, M2, M3 ये क्या किया गया है? मुद्रा की मात्रा को कोडित किया गया है। जैसे आरबीआई ने या भारत सरकार ने जो मुद्रा की मात्रा को अर्थव्यवस्था में डाला है, तो इसे एक कोड के रूप में कोडित किया गया है M1, M2, M3, M4 के रूप में, जिसके अंतर्गत जब आप लोग सविस्तार से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि M1 में क्या आता है? नोट व सिक्के आते हैं। M1 में क्या आता है? नोट व सिक्के आते हैं। उसी तरीके से आप M2 पढ़ते हैं, M3 पढ़ते हैं, M4 पढ़ते हैं। फिर आपसे एक पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा तरल कौन होता है? तो जो तरल होता है सबसे ज्यादा वो M1 होता है, क्योंकि नोट और सिक्कों में शीघ्र पलायन की क्षमता पाई जाती है। और जो सबसे कम तरल होता है वो M4 होता है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अब एक बात और यहाँ पे समझिएगा कि M1 को तो संकुचित मुद्रा कहा ही जाता है, इसे संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। M1 को संकीर्ण मुद्रा या संकुचित मुद्रा कहा जाता है, और उसी तरीके से M2 को भी संकीर्ण या संकुचित मुद्रा कहा जाता है। क्योंकि अक्सर बहुत देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग तो ये पढ़ लेते हैं कि M1 को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है, लेकिन पेपर में जब M2 पूछ देता है तो वहां पे फिर कंफ्यूजन होने लगता है। तो M1, M2 को संकीर्ण मुद्रा या नैरो मनी कहा जाता है, और M3, M4 को विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। M3, M4 को क्या कहा जाता है? इस M1, M2 को संकीर्ण मुद्रा कहा जाएगा, और M3, M4 को विस्तृत मुद्रा कहा जाएगा। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोगों द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को कहते हैं। क्या खूबसूरत सा प्रश्न है। अगर जो आपने पढ़ा है बैंकिंग को तो आपके लिए बहुत अच्छी मतलब बहुत खूबसूरत सा ये प्रश्न है। चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे मैं क्लास लाइव लेने आऊँ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, लाइव स्टडी इलाहाबाद के टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिलती रहे। लोगों द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है? क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग। बी के अलावा कोई और नहीं है, बी के अलावा कोई और नहीं है, सब बी बोल रहे हैं। ठीक है, लोगों द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है? सब बी बोल रहे हैं, ऊपर से कोई 2-3 ठो बी बोल दिया, सब बी बोल रहे हैं। कभी भेड़ों का झुंड आपने देखा है? कभी भेड़ का झुंड आपने देखा है? देखा होगा तो आप देखते होंगे कि अगर जो एक भेड़ जो सबसे आगे है वो जिधर चलती है ना, वहीं वो पूरा जो समूह होता है भेड़ों का वो चलता है ना। तो कंपटीशन में ऐसे काम नहीं चलेगा कि ऊपर से कुछ लोग बता दिए तो उन्हीं का उत्तर देख करके कर दिए, है ना। इसे हम लोग करेंसी जमानुपात बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? करेंसी जमानुपात बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि लोगों द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है? करेंसी जमानुपात बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप क्या हैं, आप
आपका जो माइंड है वो विकसित माइंड है, आपका माइंड जो है वो विकसित माइंड है। तो ऊपर से लोग क्या बोल रहे हैं उस चीज को मत देखिए, आप देखिए कि इसका उत्तर क्या सही होगा। अगला प्रश्न है कि आरक्षित मुद्रा में शामिल किया जाता है, आरक्षित मुद्रा में किसको शामिल किया जाता है बताइए। आरक्षित मुद्रा में किसको शामिल किया जाता है? हुँ? क्या उत्तर आ रहा है भाई? अब आरक्षित मुद्रा में भी दो चीजें सम्मिलित होती है। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग थियरी की क्लास पढ़िए, थियरी की क्लास पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो थियरी की क्लास पढ़ते भी है तो एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं। इकोनॉमिक्स को जितना पढ़ेंगे, जितना रिवाइज करेंगे, उतने आपको और बेहतर तरीके से इकोनॉमिक्स समझ में आएगी। और इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेहनत करेंगे तो वो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। एक बार अगर जो मुद्रा को आपने ठीक से पढ़ लिया, एक बार आपने मांग को पढ़ लिया, एक बार आपने पूर्ति को पढ़ लिया, एक बार आपने उपभोक्ता व्यवहार को पढ़ लिया, एक बार आपने बाजार को पढ़ लिया, तो ये चीजें कभी भूलने वाली नहीं है। इकोनॉमिक्स में बहुत ही कम ऐसे यूनिट हैं जिसे आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे यूनिट ऐसे हैं, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसे बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर जो महीने में भी एक बार रिवाइज करेंगे तो उससे काम चल जाएगा। लेकिन कुछ कुछ यूनिट ऐसे हैं जिसे आपको रिवाइज करने की जरूरत होगी। तो इस चीज को भी पहचानिए कि किन बातों को रिवाइज करना है, किन बातों को नहीं रिवाइज करना। और मैं तो बार बार आप लोगों से बोलता हूँ कि जब भी पढ़ने बैठिए तो शुरू का 1 घंटा रिवीजन के लिए रखिए, ठीक है। बाकी आइडियाज देना, ये सारी चीजें बताना हमारा काम है। अगर जो कोई एक स्टूडेंट भी मेरी बातों को मान लेता है, सक्सेस हो जाता है, तो मैं सोचूंगा कि मेरा जो बोलना है वो सार्थक सिद्ध हुआ। बाकी सब थोड़ी मानेंगे, बाकी सब थोड़ी मानेंगे। सो ऑप्शन नंबर, कितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि आरक्षित मुद्रा में शामिल किया जाता है। तो बैंकों में नकदी तथा व्यवसायिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी रखी जमा को। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आरक्षित मुद्रा में दो चीजों को शामिल की जाती है, पहली बैंकों में नकदी को, और दूसरी व्यावसायिक बैंक में व्यावसायिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी गई जमा को। सो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत की पहचान मूलतः किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के रूप में की गई थी? एक आप लोगों के सिलेबस में एक टॉपिक बनता है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। आप लोग के पेपर में यह एक टॉपिक बनता है जहाँ पे पूछा जाता है कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो उस टॉपिक से कुछ प्रश्न मैं लेकर के आज यहाँ पे आया हूँ जो इम्पोर्टेंट है, बार बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। थोड़ा माइंड को कंसंट्रेट करिए और अच्छे से इन प्रश्नों को सॉल्व करिए। क्या उत्तर आ रहे हैं भाई? तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। जब ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था, मतलब जब ब्रिटिश हमारे देश में आकर के शासन कर रहे थे, तो उनका क्या था, उनका केवल और केवल एक ही खेल था। उनका खेल ये था कि भैया भारत के लोगों से कच्चे माल का उत्पादन कराया जाए, कपास का उत्पादन कराया जाए, नील का उत्पादन कराया जाए, ठीक है, अफीम का उत्पादन कराया जाए, है ना, और इनको ले जा मसाले का उत्पादन कराया जाए, और इनको ले जा करके अपने देश में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके और उससे वस्तुएं बना करके विश्व के अन्य देशों में बेचा जाए। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी वो कृषि अर्थव्यवस्था थी, मतलब कृषि पे ही हम डिपेंड थे। ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस समय हमारी कुल जनसंख्या का लगभग 85% से ज्यादा जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी थी और उसकी मजबूरी भी थी। अगला कि औपनिवेशिक काल में कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण क्या था? औपनिवेशिक काल में, अर्थात जब हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी, जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, तो हमारे देश में कृषि क्षेत्र में गतिहीनता क्यों थी? बताइए भाई। ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि औपनिवेशिक शासन था, अर्थात दूसरे देश के लोग हमारे देश पे आके शासन कर रहे थे और उनका केवल और केवल एक उद्देश्य था
कि उन्हें भारतीयों को लाभ पहुंचाना उनका उद्देश्य नहीं था, वो अपने आप को उद्देश्य अपने देश को लाभ पहुंचाना चाहते थे, उनका मुख्य उद्देश्य ये था। तो औपनिवेशिक भू व्यवस्था प्रणालियां, जिसके अंतर्गत आपने देखा कि किसानों को क्या करना पड़ता था, बड़े पैमाने पे लगान देने पड़ते थे, है ना, 1/2 लगान देना पड़ता था। अगर जो 10 किलो कोई गेहूं उपजाया है तो उसमें से 5 किलो गेहूं क्या करना पड़ता था, वो अंग्रेजों को दे देना होता था। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कृषि उत्पादकता के निम्न स्तर के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी था। अच्छा सा प्रश्न है, और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे एक रणनीति के तहत आपको सभी कंटेंट दिए जा रहे हैं, जो जिस तरीके से आपको एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए चीजें फॉलो करनी चाहिए, उसी क्रम में आपको सारी चीजें दी जा रही है। कंप्लीट थियरी पढ़ाया जा रहा है, इकोनॉमिक्स की थियरी को जरूर पढ़िए। जब थियरी आप पढ़ते हैं तो बहुत प्रकार के कंफ्यूजन स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। मेरे द्वारा ही सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको एप्लीकेशन पे पढ़ाया जा रहा है, कंप्लीट आपको नोट्स दिया जा रहा है। कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे रोज नोट्स पढ़ने की आदत डालिए, रोज नोट्स पढ़िए, रोज नोट्स पढ़िए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, सप्ताह में एक टेस्ट दीजिए, रोज मत टेस्ट दीजिए। रोज टेस्ट देंगे एसएससी का पेपर नहीं है, सप्ताह में एक ही टेस्ट दीजिए। लेकिन जब टेस्ट दीजिए तो देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसके थियरी को पढ़िए, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर भी दिया जा रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछ जाते हैं, और करंट की भी क्लासेस कराई जा रही है। सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। 1.5-2 घंटे मुझे एप्लीकेशन पे, 1.5-2 घंटे मुझे एप्लीकेशन पे, 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन पे, 1.5-2 घंटे आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो करिए। बहुत ही कम समय में सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा का कोर्स आप वहां से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई, बताइए कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कृषि उत्पादकता के निम्न स्तर होने के कारण क्या थे। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि प्रौद्योगिकी, हमारी टेक्नोलॉजी ना के बराबर थी। जो अंग्रेज थे ना, वो क्या कहते थे, वो केवल और केवल भारत से कच्चे माल को प्राप्त करना चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में टेक्नोलॉजी हमारी बेहतर थी नहीं। सिंचाई सुविधाओं का अभाव था, ठीक है, सिंचाई सुविधाओं का आधार था, अभाव था, क्योंकि अंग्रेजों ने सिंचाई सुविधाओं के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। उर्वरक थे ही नहीं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, उपरोक्त सभी लोग का उत्तर सही है। कि भारत के विऔद्योगिकीकरण के संबंध में विदेशी शासकों के उद्देश्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। चलिए बताइए। क्या उत्तर आ रहा है। भारत के विऔद्योगिकीकरण के संबंध में विदेशी शासकों के उद्देश्य के संबंध में कौन सा कथन सही है। क्या उत्तर आ रहा है भाई। आवाज कम है क्या, आप लोगों को आवाज स्लो आ रही है क्या। थोड़ा सा अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज कर लीजिए, अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप या टेलीविजन, जहां पे भी आप मुझे देख रहे हैं। आवाज कम तो नहीं है, पर्याप्त है। तो देखिए, अंग्रेज क्या चाहते थे कि भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यात करना, ठीक है। जो अंग्रेज थे ना, वो उनके पास टेक्नोलॉजी तो थी, और वो भारत से ये चाहते थे कि भारत से कच्चे माल ले जाया जाए, जैसे कपास ले जाया जाए, मसाले ले जाया जाए। भारत से वो नील की खेती करवाते थे, नील की खेती करवाते थे। और क्यों करवाते थे, ताकि इन कच्चे माल को वो अपने देश में भेज सके। इसीलिए उन लोगों ने रेलवे का विकास किया, ठीक है, कि भारत से कच्चा माल ब्रिटेन में जा सके, और ब्रिटेन में अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, वहां पे उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वस्तुओं को तैयार किया जाएगा, और उन वस्तुओं को विश्व के अलग अलग देशों में बेचा जाएगा। तो ये जो ब्रिटिश थे, उनका ये मुख्य उद्देश्य था। बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है कि भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना, सही है। और इंग्लैंड के
उद्योगों के लिए भारत को एक बाजार के रूप में विकसित करना। बिल्कुल ठीक है, इसीलिए महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। हमारे बहुत सारे जो नेता थे वो क्या कर रहे थे, वो स्वदेशी आंदोलन चलाए, क्योंकि ये अंग्रेज क्या करते थे, हमारे देश से ही कपास और रेशम अपने देश में ले जाते थे और वहां पे वो अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कपड़े बनाते थे और भारत में ही ला करके बेच देते थे, क्योंकि भारत में जनसंख्या ज्यादा थी। तो ऐसी स्थिति में स्वदेशी आंदोलन भारत में इसीलिए चलाया गया था। तो बात तो दोनों ठीक है, ए और बी दोनों सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में उड्डयन क्षेत्र की नींव कब रखी गई? अब बताइए। भारत में उड्डयन क्षेत्र की नींव कब रखी गई भाई? भारत में उड्डयन क्षेत्र अर्थात ये एयरलाइंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एयरलाइंस की बात कर रहा है। कोई पूछ रहा है कि सर पीजीटी इकोनॉमिक्स की सबसे अच्छी किताब कौन सी है? आप मेरी 100 क्लास यूट्यूब पे और 200 क्लास एप्लीकेशन पे देख लीजिए, फिर पीजीटी ही नहीं, किसी भी राज्य के किसी भी एग्जाम का पेपर उठा लीजिए, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, बस अट्टे मेहनत से पढ़िए, है ना। हमारी 100 से 200 क्लास यूट्यूब की, 100 से 200 क्लास एप्लीकेशन की देख लीजिए, फिर आप किसी भी पेपर को उठा लीजिए, किसी भी राज्य के, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। क्योंकि एक कंफ्यूजन बहुत विद्यमान होता है छात्रों के अंदर कि हमको इस एग्जाम की तैयारी करनी है। इकोनॉमिक्स में आपको 10 से 12 यूनिट पढ़ने हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, मुद्रा एवं बैंकिंग, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनिमय, सांख्यिकी, मतलब 10 से 12 यूनिट है और ये सभी यूनिट को सविस्तार से पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस में तो बस चीजें दे दी जाती है एट रैंडमली, लेकिन जब आपका पेपर बनता है ना, तो वहां पे ये नहीं देखा जाता है कि जो आपके टॉपिक दिया गया वही, पूरी इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। तो कभी भी आप उस चक्कर में मत पड़िए कि बस छाट के 2 टॉपिक यहाँ से पढ़ लिए, छाट के 2 टॉपिक यहाँ से पढ़ लिए। अगर जो आप ऐसा करेंगे तो फंसेंगे जरूर, है ना। मेहनत से पढ़िए। क्या उत्तर आ रहा है? बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि भारत में उड्डयन क्षेत्र की नींव कब रखी गई थी, तो 1932 में रखी गई थी। टाटा सन्स के विभाग के द्वारा टाटा एयरलाइन की स्थापना जो हुई थी वो 1932 में हुई थी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य थे? जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हमारे देश में चली, 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली, तो उस 12 पंचवर्षीय योजनाओं में किस किस प्रकार के लक्ष्य रखे गए, आपसे बेसिकली ये प्रश्न पूछ रहा है। क्या उत्तर आ रहा है? हाँ देखिए, कोई बता रहा है कि झिंगन सर की किताब पढ़िए। बिल्कुल ठीक है, झिंगन की किताब बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, लेकिन क्या आप उसको पढ़ के अपने दिमाग में रख पाएंगे? क्या संतुलित बी में वो सारी किताबें पढ़ के अपने दिमाग में आप रख पाएंगे? ऐसे लाल सर की बुक आती है, झिंगन सर की बुक आती है, इनको आप पढ़िए, मोटी मोटी किताबें हैं, पढ़िए, 500 लाइन पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, विद्वान बन जाइए। लेकिन विद्वान बनना और परीक्षा क्रैक करना दोनों में अंतर होता है, एक बात समझ लीजिए। विद्वान बनना और परीक्षा क्रैक करना बहुत अंतर होता है। इकोनॉमिक्स की जो किताबें हैं, एस एन लाल सर की ले सकते हैं, झिंगन सर की ले सकते हैं, है ना, पढ़िए। बहुत सारी मिश्रा एंड पुरी की किताब आती है, मोटी मोटी किताबें होती है। बहुत लोग तो पूरा 10-12 यूनिट पूरा पढ़ ही नहीं पाते, संतुलित भी में नहीं पढ़ पाते हैं। तो किसी एक यूनिट की किताब को आप उतना पढ़ के दिमाग में कैसे रखेंगे? चीजों को थोड़ा सा समझिए कि निम्नलिखित में क्या पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य था।
सो इजी सी बात है भाई, हमें कहा, हम लोगों ने कृषि में यांत्रिकरण को अपनाया ना, हम लोगों ने कहा ना कि हम लोग आधुनिक उपकरण लेकर के आएंगे ताकि कृषि का विकास हो सके। बात बिल्कुल ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने कहा ना कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, और हर पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि हमें देश को समृद्धि की तरफ ले जाना है। लेकिन आय में असमानता को विकसित करना किसी भी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नहीं था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं कि 1, 3 और 4, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला, आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक किसे माना जाता है? और आप लोगों ने जहां से भी ग्रेजुएशन किया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, तो वहां पे एस.एन. लाल की बुक आप लोगों ने पढ़ी होगी, है ना? क्या उत्तर आ रहा है? आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक क्या है? आर्थिक समृद्धि आता है तो क्या होता है भाई? सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है ना। जब आर्थिक समृद्धि आता है तो सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में दीर्घकालिक वृद्धि देखने को मिलता है, क्रमिक वृद्धि देखने को मिलता है। सो इजी सी बात है, ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और 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 अगर जो हम लोग बात करें कि जीडीपी क्या होता है, तो जीडीपी एक वर्ष में उत्पादित देश में समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य होता है। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद कृषि में समानता लाने के लिए भूमि सुधारों की आवश्यकता हुई, इसका मुख्य ध्येय क्या था? बताइए। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद कृषि में समानता लाने के लिए भूमि सुधारों की आवश्यकता हुई, इसका मुख्य ध्येय क्या था? ऑप्शन नंबर, क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं। तो देखिए, भारत में भूमि सुधार आया, चकबंदी आया, और भी सरकार ने अलग अलग कालखंड में अलग अलग समय पे बहुत सारे सुधार लेकर के आए। और उस सुधार का सबसे बड़ा जो मेन मोटिव था वो क्या था कि जो भूमि जोत का मालिक है उसको भूमि पर स्वामित्व प्रोवाइड किया जाए, अर्थात ये जो जमींदार थे और साहूकार थे इनका उन्मूलन करके जो भूमि का असल मालिक है उसको मालिकाना हक दिया जाए और वो अपनी खेती करे, अर्थात जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन। अगला, कि कृषकों को भूमि का स्वामित्व मिलने के बाद भी निर्धनतम कृषि श्रमिकों जैसे बटाईदार तथा भूमिहीन श्रमिक जो भूमि सुधारों से कोई लाभ नहीं होता है, क्या ये बात सही है? और फिर कारण दिया गया है कि कानून में अनेक कमियां थी जिसके कारण बड़े जमींदारों ने भूमि पर अधिकार बनाए रखने के लिए लाभ को उठाया। अच्छा सा प्रश्न है, बताइए। ठीक, तो कृषकों को भूमि का स्वामित्व मिलने के बाद भी निर्धन कृषि श्रमिक जैसे बटाईदार और भूमिहीन श्रमिक को भूमि सुधारों से कोई लाभ नहीं हुआ। बात बिल्कुल ठीक है, जैसे सरकार ने भूमि पे स्वामित्व तो दे दिया, लेकिन जो निर्धन कृषक थे उनके पास पूंजी की कमी थी, आय की कमी थी, और कृषि करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? आपको निवेश की जरूरत होगी। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। कानून में अनेक कमियां थी, ठीक है, अनेक कमियां थी जिसके कारण बड़े जमींदारों ने भूमि पर अधिकार बनाए रखने के लिए लाभ उठाया। तो बात तो आपकी ये भी ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर सही है कि कथन और कारण दोनों सही है, और कथन कारण की व्याख्या कर रहा है। अगला, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अनुसार उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? देखिए, खूबसूरत सा प्रश्न है, इसीलिए कहता हूँ कि पूरा सेशन ज्वाइन करिए, क्योंकि पूरा सेशन ज्वाइन करेंगे तो ऐसे जो प्रश्न है ना वो कभी कभार मिलते हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और इन प्रश्नों को अगर जो एक बार ढंग से आप देख लिए तो फिर ये कभी भी आपके पेपर में आएगा तो इस प्रश्न को आप ठीक तरीके से कर पाएंगे। ठीक है,
ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, सो देखिए, औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो 1956 में आया था, इसमें उद्योगों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? 3 भागों में। पहला, पहले पहले उद्योग ऐसे उद्योग थे जिसपे सरकार का आधिपत्य था। सरकार का आधिपत्य था। पहले उद्योग ऐसे उद्योग थे जिसपे सरकार का आधिपत्य था। दूसरे उद्योग ऐसे उद्योग थे जिसपे निजी पूंजीपति और प्लस सरकार दोनों का आधिपत्य था। ठीक है, और तीसरे उद्योग जो थे वो ऐसे उद्योग थे जिसपे निजी अधिकार था। निजी अधिकार था। सो ऑप्शन नंबर बी, जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अनुसार उद्योग को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? तो 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में उद्योगों को 3 भागों में विभाजित किया गया। प्रथम, ऐसे प्रकार के उद्योग थे जिस पर आधिपत्य सरकार का था। दूसरा, ऐसे प्रकार के उद्योग थे जिसपे निजी और सरकार दोनों का आधिपत्य था। और तीसरे ऐसे उद्योग थे जिसपे निजी स्वामित्व था। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है कि अंतर्मुखी व्यापार नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। चलिए, अंतर्मुखी व्यापार क्या होता है? अंतर्मुखी व्यापार नीति क्या होता है बताइए। अंतर्मुखी व्यापार नीति क्या होगा भाई? अंतर्मुखी व्यापार नीति तो अंतर्मुखी व्यापार नीति की अगर जो बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि हम आयात को प्रतिस्थापित करते हैं, अर्थात अपने देश में निर्यात की मात्रा को बढ़ाने का प्रयास करते हैं ताकि हम अपने देश में निर्मित वस्तु को दूसरे देश में ले जाकर के बेचें, और आयात को हम कम करते हैं, अर्थात दूसरे देश की वस्तु हमारे देश में आकर के कम बिके। ठीक है, तो तकनीकी रूप से इस नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। देयर इज नो डाउट, बात तो ये आपकी 100% ठीक है। और इस नीति का उद्देश्य घरेलू उत्पादन के बदले आयात द्वारा पूर्ति करना। नहीं भाई, आयात को कम करना होता है तो पूर्ति करना कैसे हो जाएगा? जितने भी सी बोल रहे हैं, सी क्यों बोल रहे हो यार? तो जितने लोग भी ए बोलेंगे सबका उत्तर ठीक होगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। अगर जो आयात का प्रतिस्थापन हम करेंगे तो फिर अगर जो आयात का हम प्रतिस्थापन करेंगे तो आयात से पूर्ति क्यों करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सी नहीं होगा। जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयात संरक्षण के लिए कितने प्रकार से प्रयास किए जाते हैं? बताइए, अच्छा सा प्रश्न है। आयात संरक्षण के लिए कितने प्रकार से प्रयास किए जाते हैं? ठीक है, तो आयात संरक्षण की अगर जो बात करें, तो आयात संरक्षण की अगर जो बात करें तो आयात को कम करने के लिए सरकार क्या करता है? एक प्रशुल्क लगाता है और दूसरा कोटा लगाता है। प्रशुल्क, पहला प्रशुल्क होता है और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका कोटा। यही तो होता है ना? दूसरा क्या होता है? कोटा होता है। कोटा होता है। तो क्या उत्तर आ रहा है? ए बोल रहे हैं ना? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। प्रशुल्क क्या होता है कि जब आयातित निर्यातित वस्तुओं पे सरकार टैक्स लगाती है तो उसे प्रशुल्क बोलते हैं। और कोटा का मतलब क्या होता है कि जैसे चीन से कोई वस्तु आ रही है तो हमारी सरकार ने कह दिया कि हम 5,000 करोड़ की ही वस्तु लेंगे, उससे ज्यादा की नहीं लेंगे, या हम 5,000 कुंटल ही वो वस्तु लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे, अर्थात एक क्वांटिटी फिक्स की जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे
और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है, इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी इस क्लास को कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे कराई जा रही है। मतलब सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। ईमानदारी से जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, उस तरीके से मुझे 1.5-2 घंटे आप एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे फॉलो करिए। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि बहुत ही कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का कोर्स आप वहां से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड। बिहार में आपको टीआरई 4.0, 5.0 का बैच मिल जाएगा, बिहार में सेट का बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश वर्ग 2, मध्य प्रदेश वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे। उत्तराखंड में प्रवक्ता अर्थात लेक्चरर के लिए, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए, यूजीसी नेट के लिए, छत्तीसगढ़ में सेट के लिए, झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, डी ट्रिपल एस भी, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। लाइव स्टडी इलाहाबाद के व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़िए, आगे बढ़िए,